जय हिंद साथियों। बीज गणित का प्रारंभ हो रहा है। बीज गणित प्रारंभ कर रहे हैं। बहुपद से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स में। एक बार ये ब्लर थोड़ा सा सही कर दो। तो बहुपद, पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं? बीज गणित की टर्म्स जो है वो आपको अच्छे से समझनी है। चर राशियां, अचर राशियां क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, और बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, बहुपद की क्या शर्तें होती हैं, बहुपद के शून्यक से क्या अभिप्राय होता है। ये सारी अवधारणाएं आपको सिरे से, जड़ से आपको समझनी है। और मैं ये चाहूंगा कि आपने हर अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि बीज गणित जो होता है वो अमूर्त गणित होता है। तुलनात्मक अंक गणित की तुलना में थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना होता है, और दिमाग ज्यादा लगाना जहां पे शुरू हो जाता है वहां पे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाते हैं। मैं आपको इतनी आसानी से हर बात को समझाऊंगा कि आपकी समझ में एक एक बात आएगी, और फिर हम जो बड़ी से बड़ी जो चीजें हैं बहुपदों से जुड़ी, बीज गणित से जुड़ी, उन सारी चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। आप टेंशन फ्री रहिए। बीज गणित को भी मैं आपको इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि हर बात आपकी समझ में आएगी। तो बहुपद क्या होते हैं, इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि बीजीय राशियां क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीजीय राशि होती, बीजीय राशियां क्या होती है। बिल्कुल जड़ से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीज गणित जो होता है वो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। बीजी राशियां क्या होती है? बीजी राशियां होती हैं जिन्हें हम चर राशियां भी बोलते हैं। चर, वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं ये चर राशियां होती हैं। बीजी राशियां चर राशियां। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदलता है अलग अलग स्थानों पर, मान अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो, यानी कि बदलने वाला। उदाहरण के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मैं जैसे अगर कहूं कि जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, जैसे x धन 2 बराबर 5 है, x धन 2 बराबर 5 है। किसी भी कथन का, किसी भी कथन का ये गणितीय निरूपण भी होता है। x धन 2 बराबर 5 है, यानी कि किस संख्या में 2 जोड़ा जाए कि 5 आए। इसमें x का मान 3 आता है। पक्षांतरण जब आप करते हो, 2 को इधर ले जाते हो, 5 माइनस 2, x का मान 3 आता है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि x धन 7 बराबर 17, यहां पर x का मान 17 माइनस 7, किस संख्या में 7 जोड़े की 17, यहां पर x का मान 10 आता है। x एक ही था, x का मान यहां पर 3 है, यहां पर x का मान 10 है। किसी और बीजीय व्यंजक में किसी और जगह x का मान कुछ आएगा, किसी जगह x का मान कुछ आएगा, किसी जगह x का मान 0 हो सकता है, किसी जगह 3, 7, 10, 15, ऋण में, धन में, रूट में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजीय पद जब हम बोल रहे हैं, बीजीय राशियां जिसे हम बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें किन्हीं संकेतों से एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर ऐसे संकेतों से व्यक्त किया जाता है, जो अलग अलग जगह अपना एक अलग अलग मान रखते हैं, बदलते हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन ना बदलने वाले कौन से हैं? ना बदलने वाले भी तो होंगे। जब ये बदलने वाले हैं तो ना बदलने वाले होंगे। ना बदलने वालों को हम बोलते हैं अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और कांस्टेंट ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। जितनी भी संख्याएं होती है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो भी संख्या है ये सारी की सारी कांस्टेंट है, अचर, अचर राशियां, स्थिरांक है। क्योंकि 5 को आप जहां भी लिखेंगे 5 का मान ये 5 होगा। कहीं पे आपने 3 लिखा, 3 का मान किसी भी जगह लिखो, 3 का मान ये 3 ही होगा। तो ये इनके मान जितने हैं सदैव उतने रहने हैं। किसी भी प्रश्न में, किसी भी जगह, कहीं भी जाए, इनके मान नहीं बदलते हैं। ये फिक्स हैं, ये स्थिर हैं, इसलिए इनको स्थिरांक बोलते हैं, अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। अचर, नहीं बदलने वाला,
अचर जो बदलता नहीं है, चर जो बदलता है। और बदल कैसे रहा है? अलग अलग जगह पर अलग अलग मान रख रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बीजीय राशियां क्या होती हैं? बीजीय राशियां वो चर होती हैं जो एक्स वाई जेड यानी कि संकेतों के रूप में होते हैं, संकेतों के रूप में होते हैं, और जिनका अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जिनका मान होता है। तो x का मान आपने देखा एक ही x है, x का मान इस परिस्थिति में x का मान 3 है, इस परिस्थिति में x का मान 10 है। अगर मैं लिखूं x स्क्वायर बराबर 4 तो x का मान धन का 2 और ऋण का 2, x बराबर धन का भी 2 आएगा, ऋण का भी 2 आएगा। तो यहां पर x के 2 मान हो गए। इसका मतलब x कोई ऐसा आइटम है जो किसी कभी 2 मान रख रहा है, कभी ऋण 2 मान रख रहा है, कभी 3 मान रख रहा है, कभी 10 मान रख रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है परिस्थिति पर। इसीलिए x एक चर है, इसीलिए x एक बीजीय राशि है। तो बीजीय राशियां क्या? हमने कहा, मैं आपको बिल्कुल जड़ से आपको बता रहा हूं, बीजीय राशियां वे अज्ञात राशियां होती हैं, वे अज्ञात राशियां होती हैं, अज्ञात राशियां जिनका अज्ञात, हम इसलिए बोले क्योंकि उनका मान हमको पता नहीं होता है, वो प्रश्न के हिसाब से निकल करके आता है। ये अज्ञात राशियां ही बीजीय राशियां होती है। ध्यान रखो, मैंने अभी बीजीय राशियां, अभी मुझे बीजीय व्यंजक बताना है, फिर बहुपद बताना है। तो ये जितनी भी राशियां हैं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू, अंग्रेजी के संकेत के रूप में आप व्यक्त करते हो, और जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होगा, जो आपको ज्ञात नहीं है, जो आपको अज्ञात है, जो बदलने वाला है, जो चर है, वो बीजीय राशियां होती हैं। और अचर की श्रेणी में ये सारे के सारे स्थिरांक कांस्टेंट होते हैं। तो जब ये बीजीय राशियां हमने समझ ली, तो फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है? अब दूसरा स्टेप, बीजीय व्यंजक क्या होता है? और बीजीय व्यंजक होता है, समझ लीजिए, जब आप वो जो चर हैं जो अभी हमने पढ़े, जब आप किन्हीं चरों तथा किन्हीं अचरों यानी कि जो स्थिरांक हैं, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स के साथ मूलभूत संक्रियाओं का प्रयोग करके पद लिखते हैं। वो बीजीय व्यंजक। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं? मैं समझा रहा हूं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है जब आप कोई चर और कोई अक्षर के साथ कोई गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कोई मूलभूत संक्रिया का प्रयोग करके फिर आप पद लिखते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 3x, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 4x धन 5, जैसे मैंने लिखा 2x वर्ग धन 7x धन 10। ये मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान रखो, ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, ये व्यंजक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें मैं 3 और एक अचर है 3, एक चर है x, और ये 3 गुणा x यानी कि 3x लिख रहा हूं। मैंने एक मूलभूत संक्रिया का प्रयोग किया है यहां पर, गुणा का, 3 गुणा x है, ये व्यंजक है। 4x धन 5 में मैं 4 का x से गुणा भी कर रहा हूं, फिर एक धन संक्रिया का भी प्रयोग कर रहा हूं, उसके बाद एक पद लिख रहा हूं 4x धन 5। यहां पर मैं 2 का x वर्ग से गुणा भी कर रहा हूं, यहाँ पे धन का भी चिन्ह है, और यहाँ पर आप ऋण का भी चिन्ह ले रहे हो, मैं इसको धन की जगह ऋण कर दूं, ऋण 10। तो आप धन भी लगा रहे हो, आप गुणा भी कर रहे हो, आप ऋण भी लगा रहे हो। तो आप जब इन सब का समावेश होता है, चर अचर हो, कुछ मूलभूत संक्रियाएं शामिल हो, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, तो फिर आपकी जो पद बनते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं। और ध्यान रखो, व्यंजक होंगे, समीकरण नहीं होंगे, इक्वेशन नहीं है। समीकरण के लिए आवश्यक होता है कि बराबर 0 हो। यानी कि अगर 3x धन 5 लिखता हूं, 3x धन 5 लिखता हूं, तब तक ये व्यंजक है। और 3x धन 5 बराबर किसी अन्य संख्या के रखता हूं,
जैसे 3x धन 5 बराबर 12 लिखता हूं, तो ये जो बराबर का चिन्ह लगा दिया, अब ये व्यंजक नहीं रहा, अब ये व्यंजक नहीं रहा, अब ये समीकरण हो गया है, अब ये समीकरण हो गया है। समीकरण का मतलब होता है तराजू आपने लगा दिया, बराबर का चिन्ह आपने लगा दिया, और उस बराबर के चिन्ह के इधर कोई मान होगा, उधर कोई मान होगा, और ये दोनों मान परस्पर बराबर हैं। आपने जब ऐसा तराजू लगा दिया तो फिर वो व्यंजक नहीं रहता, वो समीकरण हो जाता है। व्यंजक को आप किसी के बराबर नहीं लिखते हो, व्यंजक को केवल इन पदों के रूप में लिखते हो, जहां पे चर और अचर किन्हीं संख्यांकों के गुणा के साथ कई व्यक्त होते हैं, ये बीजी व्यंजक होते हैं। बीजी राशियां और अचर के साथ ये व्यंजक होते हैं। और इसमें व्यंजकों में आप देख रहे हैं, ये जो व्यंजक है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर दो पद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं x की अधिकतम घात 2 है, लेकिन पद 1 2 3 पद हैं। तो मैं इसको बोलूंगा ये एक व्यंजक है जिसके 3 पद हैं, ये एक व्यंजक है जिसके 2 पद हैं, ये एक व्यंजक है जिसका 1 पद है। ये तो पदों की संख्या। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 है, ये एक ऐसा पद है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 है, ये ऐसा चर है, ये ऐसा व्यंजक है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है। अब ये एक घात दो घात का भी अभी एक चक्कर अभी हम आपको बताएंगे। तो ये एक व्यंजक, तो व्यंजक क्या होता है, ये व्यंजक होता है। और व्यंजक ध्यान रखो, व्यंजक में बीजी राशियां प्लस स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट यानी कि अचर शामिल होंगे, प्लस कुछ मूलभूत संक्रियाएं शामिल होंगी। तो मैंने जैसे कहा कि एक्स वाई जेड ये बीजी राशियां हैं, बीजी राशियों को आपको समझना ये स्थिरांक हैं, फिर बीजी राशियों और स्थिरांकों को मिला करके और कुछ मूलभूत संक्रियाओं को प्रयोग करके आपने जो पद लिखे वो आपके बीजी व्यंजक हैं। तो ये बीजी व्यंजक हो गए, वो बीजी राशियां हो गई। तो अब आप देखो बहुपद क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको अब आपको समझना है। और बहुपद होता है, ध्यान रखो, प्रत्येक बहुपद को हम उस रूप में देखते हैं जहां पर चर की घात, जहां पर चर की घात जब पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो, होल नंबर हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, याद है आपको, जीरो से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये होल नंबर होती है। जब पूर्ण संख्या हो तो फिर वो बहुपद होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अगर लिखता हूं x धन 5, इसमें x की घात 1 है, इस जब किसी भी चर पर कोई घात ना दिखे तो ध्यान रखो एक घात होती है, उसे हम व्यक्त नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। तो ये x धन 5 में x की घात 1 है, x की घात 1 है। मैं अगर एक्स स्क्वेयर धन 7x धन 5 लिखूं, इसमें x की घात 2 है, x की घात 2 है। मैं अगर 4x³ धन 5x वर्ग धन 3x धन 10 लिखूं, इसमें x की घात 3 है, x की घात 3 है। मैं अगर कुछ भी ना लिखूं x में, मैं केवल 7 लिखूं, मैंने एक स्थिरांक लिख दिया, इसमें बताओ, इसमें x की घात 0 है, इसमें घात है ही नहीं, x का पद ही नहीं है, और x का पद नहीं है मतलब x की घात 0 है। ध्यान रखो ये सब बहुपद हैं, बहुपद हैं। क्यों है बहुपद, क्योंकि इनमें सब में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या, 1/x, क्या 1/x पे विचार करो, क्या 1/x बहुपद नहीं होगा। तो इसमें आप देखो 1/x का मतलब होता है x की घात -1, मैं √x बोलूं, मैं √x बोलूं, ध्यान रखो इसका मतलब होता है x की घात 1/2। मैं अगर घनमूल y बोलूं, इसका मतलब होता है y की घात 1/3। और ध्यान से इनको देखो,
इसमें जो चर की जो घात है, देखो आप बहुपद 1 मिनट में समझने वाले हो कि ये जो है ये तीनों, ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद? क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि x की घात -1, x की घात 1/2, x की घात 1/3 और -1, 1/2, 1/3 ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। और ध्यान रखो मैंने पूर्णांक नहीं लिखा है, माइनस वाली नहीं आएंगी संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती है 0 1 2 3 4। तो घात जब ऋण में हो तो बहुपद नहीं होगा, घात जब रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि चर की जो घात है वो चर की घात आपकी 0 1 2 3 4 हो। अचर आपका रूट में हो सकता है, अचर आपका रूट में हो सकता है, लेकिन चर की घात आपको हर हालत में x की घात 0 हो सकती है। ध्यान रखो जिसमें x की घात 0 होती है उसे हम अचर बहुपद बोलते हैं। अचर बहुपद है ये, अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद है। और किसी भी बहुपद में जब आप घात देखते हो चर की, और चर आपके जरूरी नहीं है कि एक चर हो, जैसे x, इन सब चरों में, इन सब बहुपदों में आप देख रहे हो एक ही चर, आपको एक ही राशि दिख रही है x x x। ऐसा भी तो हो सकता है जहां पे x और y हो, यानी कि 2 चर हो। ऐसा भी तो हो सकता है जहां पर 3 अज्ञात राशि हो, x y z, यानी कि 3 चर हो। तो 3 चर हो, 2 चर हो, 1 चर हो, लेकिन उनकी घात पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए तो बहुपद होगा। अगर ऋण में होगी, बटे में होगी, तो बहुपद नहीं होगा। तो मैं इस एक समझ के आधार पर, इस एक समझ के आधार पर मैं अगर ये कहता हूं x -3 क्या ये बहुपद है? यहां ये बहुपद है, और बहुपद को व्यक्त किया जाता है px से। px जो चर यहां पर है वो p के साथ आएगा, ये बहुपद है। मैं अगर लिखता हूं, इसको ध्यान से देखना, y² धन 7y धन 5, मैं अगर लिखता हूं ये बहुपद लिखा जाएगा p, बहुपद को व्यक्त करते हैं, ये p और ये y है, py है। मैं अगर लिखता हूं pz, अगर मैं लिखता हूं z की घात 3 धन 4z² धन 7z ऋण 11, ये z है, ये pz है, ये बहुपद है। और आप इसको ध्यान से देखो, हर बहुपद में हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये वाला बहुपद है x ऋण 3, ये एक घाती है, एक घाती है। यानी कि एक घाती हम कैसे कह रहे हैं? एक घाती हम ऐसे बोले कि चर जो है x, इसमें चर y है, इसमें चर z है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है उतना ही घाती होता है। ये एक घाती है, इसकी घात 1 है और पद 2 है, तो एक घाती है और 2 पदी है। ये जो बहुपद है ना, अगर इस बहुपद को परिभाषित करना पड़े, ये एक घाती है और 2 पद है, एक पद और 2 पद। इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें चर की अधिकतम घात 2, चर की घात 1 और चर की घात है ही नहीं, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसको 2 घातीय 3 पदीय कहें। ये 2 घातीय 3 पदीय है, ये 2 घातीय है, जितनी अधिकतम घात है। इसको देखो, इसमें घात 3, घात 2, घात 1 और घात 0, इसका मतलब ये जो है ये 3 घातीय है। घातीय में तो 3 होगा, पद में 1 2 3 4, पद में 4 होगा। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ध्यान रखो, ये जो एक घातीय होता है, एक घातीय यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, यानी कि भले x हो, भले y हो, भले z हो, कुछ भी हो, जिसमें चर की घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, इसी को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? किसको कहेंगे रैखिक बहुपद? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो,
जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो होता है रैखिक बहुपद। तो जब चर रैखिक समीकरण भी हमको पढ़ने हैं, रैखिक समीकरण में भी हम उन समीकरणों को रैखिक समीकरण कहेंगे जिसमें एक्स या वाई या जेड जो भी अचर जो भी चर दे रखा है उसकी एक घात होगी तो वो रैखिक समीकरण होगा। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस सात ये रैखिक होगा है, एक्स धन 5 ये रैखिक होगा, 3x धन 11 ये भी रैखिक होगा, केवल x ये भी रैखिक होगा, ये भी रैखिक होगा, ये सब के सब रैखिक होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2x वर्ग धन 7x ऋण 5 धन को, ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, ये द्विघात हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 हो गई। जब घात 2 1 से बढ़ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, फिर वो रैखिक नहीं रहता है, ये द्विघाती है। द्विघाती भी हमको पढ़ने हैं। तो आप सबसे पहले द्विघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आया जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1। तो चर की अधिकतम घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद, जिसमें घात 2 होंगी वो द्विघात का बहुपद, जिसमें 3 घात होंगी वो 3 घात का बहुपद। तो बहुपद आप समझ रहे हैं, बहुपदों के लिए जरूरी है, बहुपदों के लिए जरूरी है कि एक तो चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में हो, ऋण में हो, रूट में होंगी, नहीं मानने हैं, वो बहुपद नहीं होगा। तो सिंपली जो बहुपद होता है वो बहुपद क्या होता है ये हमको समझना है। और किसी भी बहुपद में ध्यान रखो, किसी भी बहुपद में किसी भी बहुपद में किसी भी बहुपद में ध्यान रखो मानक क्या होते हैं। मैं एक घाती यानी कि रैखिक बहुपद की बात कर रहा हूं। जैसे रैखिक बहुपद जो होता है वो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है। ये इसका स्टैंडर्ड मानक रूप है, ये मानक रूप है। और ध्यान रखो रैखिक बहुपद में घात 1 वाले बहुपद में अधिकतम 2 पद होते हैं, अधिकतम 2 पद, यानी कि 2 पद, एक पद, ये एक पद और ये 2 पद, ये 2 पद होते हैं, ये अधिकतम 2 पद। तो किसी भी रैखिक बहुपद में 2 पद होंगे। अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप ये होता है। और ध्यान रखो इसमें अधिकतम द्विघातीय बहुपद में अधिकतम 3 पद होते हैं, अधिकतम 3 पद होते, अधिकतम 3। अच्छा जरूर नहीं कि, लेकिन इसमें समझ लो यहां पर एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या होती है कि ए बराबर नहीं हो सकता 0 के, ए बराबर नहीं हो सकता 0 के। इसका मतलब क्या है? 3 घातीय बहुपद देखो, त्रिघातीय बहुपद हर बात को अच्छे से समझो, और एक बार अच्छे से समझ लोगे त्रिघाती बहुपद होता है पी एक्स बराबर एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप देख रहे क्रम क्या चल रहा है, आप देखें, ध्यान से देखें। ए एक्स मतलब एक्स चर राशि में किसी संख्या का गुणा हो रहा है, प्लस बी कोई दूसरा अचर है, ए भी अचर है, बी भी अचर है, लेकिन ए ऐसा अचर है जिसका एक्स में गुणा हो रहा है। लेकिन एक शर्त लगी है कि ए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए अगर 0 हो गया
ए अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा, अकेला बी बचेगा, और मतलब एक्स का पद बचेगा ही नहीं, और एक्स का पद बचेगा ही नहीं तो फिर रैखिक कहां से रहेगा, क्योंकि रैखिक के लिए जरूरी है कि एक्स की घात 1 वाला पद हो, तो इसलिए ए 0 नहीं होगा। ए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद है, और यहां भी शर्त है कि ए बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी कि ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है। तो किसी भी द्विघाती बहुपद में जो एक्स स्क्वायर वाला पद है वो तो बना ही रहेगा, वो तो होना चाहिए, शर्त है। इसलिए हमने लिखा ए बराबर नहीं हो सकता 0 के, और सिर्फ लिखा है ए बराबर नहीं हो सकता 0 के। इसका मतलब ये भी छिपा होता है कि भले बी 0 हो जाए, भले सी 0 हो जाए, वो बहुपद द्विघाती। जैसे उदाहरण के लिए आप देखना, जैसे मैं अगर लिखता हूं कि 4x वर्ग धन 7x माइनस 10, 4x वर्ग धन 7x, 4x वर्ग माइनस 10 और केवल 4x वर्ग, इन चारों स्थितियों को देखो। इसमें इसमें देखो, इसमें ए का मान क्या है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें ए का मान तो कितना है 4, बी का मान कितना है 7, बी का मान 7 है, और सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस के 10, सी का मान माइनस के 10। इसमें देखना, इसमें ए का मान तो 4 है, अच्छा बी का मान 7 है, और सी इसमें है ही नहीं, सी इसमें है ही नहीं, तो सी का मान 0 हो गया। इसमें देखो, इसमें ए का मान तो 4 है, अच्छा बी का मान, मतलब बी कौन सा पद होता है, बी वो पद होता है, इसकी ध्यान रखो, ये मानक रूप में लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखो, ए वो संख्या होती है जिसका एक्स वर्ग में गुणा हो रहा है, बी वो संख्या होती है जिसका एक्स में गुणा हो रहा है, सी वो संख्या होती है जिसमें एक्स होते ही नहीं है। ये मानक रूप है, अभी लिखा ना हमने मानक रूप, ये मानक रूप होता है द्विघाती पद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप इसमें देखो, मैंने जैसे कहा कि इसमें ए का मान 4, बी का मान 7, सी का मान माइनस 10। इसमें देखो ए का मान 4, बी का मान धन के साथ, सी है ही नहीं तो सी बराबर 0। इसमें देखो ए का मान 4, अच्छा बी है ही नहीं, इसमें एक्स वाला पद है ही नहीं तो बी का मान 0, और सी का मान माइनस 10। और इसमें देखो, इसमें ए का मान 4, बी है ही नहीं, सी है ही नहीं, ये सब 0 है। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला, यहां से क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष आपने ये निकाला कि कोई भी द्विघात बहुपद हो या एक घात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, उसमें ए जो होगा वो तो हर हालत में होना ही होना चाहिए, क्योंकि उसी से तो अस्तित्व है, चाहे एक घात का, चाहे द्विघात का, चाहे त्रिघात का। और यहां पर लिख देता हूं, जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो भले ये 0 हो जाए, भले ये 0 हो जाए, भले ये 0 हो जाए, भले ये तीनों 0 हो जाए, लेकिन ये बचा रहेगा, ये बचा रहेगा, ये बचा रहेगा। तो इसका मतलब त्रिघाती बहुपद में अधिकतम, जैसे इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। एक घाती पद बहुपद में 2 पद हो सकते हैं, ये भी ना हो, अकेला बचा है तो 1 पद हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 होंगे। इसमें अधिकतम 3 होंगे, और इसमें अधिकतम 4 पद होंगे, अधिकतम 4 पद होंगे। तो ये अधिकतम 4 पद का होता है। 4 पद कैसे कैसे फिक्स होते हैं, एक्स की घात 3 वाला, ये तो हो गई होगा, एक्स की घात 2 वाला, एक्स की घात 1 वाला और बिना एक्स वाला। द्विघात में एक्स की घात 2 वाला हो गई होगा, एक्स की घात 1 वाला, एक बिना एक्स वाला। ये भले एक्स की घात 1 वाला बिना एक्स वाला ये भले हट जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स वर्ग होना जरूरी है तभी तो द्विघात कहेगा, एक्स क्यूब होना जरूरी है तभी तो त्रिघात माना जाएगा। पी एक्स से ये व्यक्त होते हैं। तो बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, उसमें त्रिघाती इसलिए बोला है क्योंकि अधिकतम घात 3 है, पद इसमें 4 है, 4 की जगह 3 पद कर दो, इसको काट दो, इन दोनों को काट दो, इसको काट दो, इन दोनों को रहने दो, कुछ भी कर सकते हो, स्वतंत्र हो, कहीं भी छेड़खानी कर सकते हो, बस इससे छेड़खानी नहीं कर सकते। ये बहुपद होते हैं। तो बहुपद की एक तो शर्त क्या हुई, बहुपद की एक शर्त हुई कि जो चर की जो घात होगी, चर की घात किधर गया, चर की घात, चर की घात हर हालत में पूर्ण संख्या जरूरी है, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 1 2 3 4 ऋण में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो बहुपद है।
तो ये बहुपद की शर्त है। बीजी राशियां क्या है, एक्स वाई जेड बीजी राशियां हैं। जब बीजी राशियों को और अचर को मिला करके जोड़ घटा गुणा भाग के साथ लिखेंगे तो बीजी राशियां बीजी व्यंजक बन जाएंगी। और उन बीजी व्यंजकों में ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें एक्स की घात वाई की घात यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या है, वो बहुपद हो जाए। ये आपको अवधारणा समझनी है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि बच्चे जो बीज गणित पढ़ते हैं उनको सीधी सीधी अवधारणाएं पता नहीं हो। बहुपद चिल्लाते रहेंगे, बहुपद के सवाल हल कर रहे हैं, उनसे पूछो बहुपद क्या है, उनको पता ही नहीं है। उनसे पूछो बीजी व्यंजक क्या है, उनको पता ही नहीं है। बीजी व्यंजक और बीजी समीकरण में क्या अंतर होता है, उनको पता ही नहीं है। अरे अवधारणाएं समझो, अवधारणाएं समझो, एक घाती द्विघाती क्या शर्तें हैं, ये जब बातें आप समझ जाते हो फिर आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से आपने समझा, जिसकी घात एक होगी वो रैखिक कहलाएगा, और उसमें वो पद का होना, जो जितनी घात का बहुपद है उस उतनी घात वाले पद का होना तो अनिवार्य है। बाद वाले हो तो अच्छा, नहीं हो ज्यादा अच्छा। तो ये आपके बहुपद की स्थिति होती है। अब हम बहुपद के बारे में कुछ और बात लिखेंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी के गुणांक जैसे आपने देख लिए, मैं जैसे अब आप देखें जैसे पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है ना, शून्य की बात मैं भी बाद में करूंगा। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है। इसको थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। अगर मैं इस बात को कहूं पी एक बराबर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, पी एक मतलब क्या होगा। पी एक का मतलब ये है कि जो चर है, जिस चर में ये बहुपद है, वहां पे चर जहां जहां आ रहा है वहां पे चर की जगह एक रखो, फिर वैल्यू निकालो। तो पी एक जो होगा, पी एक होगा जहां जहां एक्स आए वहां वहां एक रखो। तो एक्स एक ही जगह आ रहा है, एक माइनस 5 यानी कि माइनस की 4, यानी कि इसकी पी एक का मान होगा इस बहुपद के लिए -4। ये इसका उत्तर होगा। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं, इसको ध्यान से समझो, अब मैं जो बता रहा हूं इसको भी ध्यान से समझो। जैसे मैं लिखता हूं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर धन 5x धन 7। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसको अगर मैं कहूं कि P2 पर इसका मान क्या होगा, तो P2 का मतलब ये है कि जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पर आपको 2 रखना है। तो इसका मान जो आएगा, जहां x आ रहा है x की जगह 2 रखो, वर्ग है, प्लस 5x आ रहा है 2 प्लस 7, और इसको सरल करोगे तो 2 का वर्ग 4, 5 दूना 10 और 7, 4 और 10 14, 7 21, यानी कि P2 का जो मान आएगा, P2 का जो मान आएगा इस बहुपद का x चर का मान 2 लेने पर इसका मान आएगा 21। इसको व्यक्त करते हैं ऐसे, तो P2 मान आएगा 21। तो मैं फिर अगर आपको ये बोलूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैं अगर इसको ये बोलूं, देखो अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं उस अवधारणा पर आ रहा हूं जिसको हम शून्यक कहते हैं। वो अवधारणा आपकी समझ में आएगी, लेकिन तब आएगी जब आप एक एक करके ध्यान से समझोगे। तो अब आप मुझे ये बताओ, जैसे एक बहुपद है पी एक्स बराबर, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बहुपद है। इस बहुपद का मुझे कहा गया है कि P0 पर P0 P1 P2 P3 P3 P4 के मान निकालो, के मान। देखो ध्यान से देखना, मैं अब आपको जो अवधारणा समझा रहा हूं वो शून्यक की अवधारणा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। लेकिन शून्यक की अवधारणा से पहले आपने ये समझ लिया है कि कोई बहुपद आपको दे रखा है, उस बहुपद के लिए अगर पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, तो पी एक का मतलब क्या होगा। पी एक का मतलब होगा कि जहां जहां एक्स आए वहां वहां एक रखो और मान निकालो। पी एक्स बराबर ये दे रखा है, P2 का मान पूछा है, इसका मतलब ये कि जहां जहां x आए वहां वहां x का मान 2 रखो, मान निकालो, मान 21 आ गया। तो मैं फिर अब इसी तरीके का काम यहाँ कर रहा हूं। मेरे पास एक बहुपद है एक्स वर्ग माइनस 5x प्लस 6, इसको परिभाषित कर सकते हैं हम। ये परिभाषित, ये द्विघाती है, 3 पद का है, द्विघाती है, 3 पद का है। और बताओ,
और क्या लिख सकते हो, इसमें a का मान कितना है, बताओ a का मान कितना है। ये वो संख्या होती है जिसका x वर्ग में गुणा होता है। अब आप कहोगे x वर्ग में तो किसी संख्या को गुणा नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं, गुणा नहीं हो रहा, इसका मतलब a का मान 1 है, b का मान कितना है, b का मान -5 है, ध्यान रखो 5 नहीं -5 है, c का मान 6 है। ये आप ये ध्यान रखना, ये चीज जो है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बीजी व्यंजक में आपसे जब गुणांक पूछे जाएंगे तो उन गुणांकों को जैसे 3x वर्ग -7x 19, इसमें आप व्यंजकों के गुणांक पूछे जाएं तो ax वर्ग धन bx धन c, ये मानक रूप रख देना, और मानक रूप रख देना, मानक रूप से मिलान कर लेना, ये मिलान कर लेना, ये मिलान कर लेना, ये मिलान कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि a बराबर 3, धन ऋण का अंतर मत भूल जाना, b का मान देना को b धन का होता है, यहाँ पर -7 है तो b का मान 7 नहीं आएगा, b का मान -7 आएगा क्योंकि ऋण है, और c का मान 19 नहीं आएगा, c का मान -19 आएगा। तो ये जो गुणांक निकालना, ये गुणांक ध्यान से देखेंगे, मानक से तुलना कर लेंगे। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि ये मान हमको निकालना, ये एक प्रश्न है, पी एक्स बराबर x²। चलो एक बार निकाले हम P0, देखें P0, P0 क्या होगा, P0 का मतलब है कि जहां 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 x आ रहा है वहां वहां आपको 0 रखना है, तो 0 का वर्ग -5 गुणा 0 प्लस 6, और इसका मान आएगा 0 -0, 5 गुणा 0 का 0 और प्लस 6, इसका मतलब मान आएगा 6। इससे एक बात सिद्ध हुई, एक बात सिद्ध हुई कि कभी भी किसी बहुपद में चरों का मान 0 रख दिया जाए तो आवश्यक नहीं है कि अंतिम मान रखने पर 0 आए। ध्यान रखो, मान P0 का मान 6 आ रहा है, P1 देखना, P1 का मान क्या आएगा, P1 का मान आएगा जहां जहां x आ रहा है वहां 1 वर्ग -5 गुणा 1 धन 6, सरल करेंगे तो 1 -5 एकम 5 धन 6, 1 और 6 धन की है तो 7 में से 5 गई तो 2 आएगा। P2 देखें, P2 क्या आएगा, P2 आएगा जहां जहां x आ रहा है वहां 2 रखो, 2 का वर्ग -5 गुणा 2 धन 6, सरल करेंगे 2 का वर्ग 4 -5 दूना 10 धन 6, और 4 -10 धन 6, ये 4 और ये 6 धन के हैं, 4 और 6 10 -10, और 10 -10 बराबर 0, बराबर 0। मैंने बड़ा बनाया है इसलिए ताकि नजर जाएगी अभी। अच्छा अगला देखो, P3 देखो, P3 क्या आएगा, P3 आएगा 3 का वर्ग -5 गुणा 3 धन 6, सरल करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 5 3 15 ऋण के और धन के 6, 9 धन 6, धन धन के जुड़ेंगे 9 और 6 15, ऋण 15 बराबर ये भी आएगा 0, बराबर आएगा 0। चले एक और देखें, लास्ट मान P का मान, P4 का मान क्या आएगा, P4 का मान आएगा 4 का वर्ग -5 गुणा 4 धन 6, सरल करेंगे 4 का वर्ग 16, 5 चौक 20 धन 6, 16 और 6 धन के हैं, 16 6 22, 20 ऋण के हैं, बराबर 2। ध्यान से देख रहे हैं आप, ये पूरा पुष्पण मैंने किया है। एक तो किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का किसी एक मान पर उस बहुपद का मान निकालना, P1 P2 P3 P4 के मान निकालो तो आप कैसे निकाल सकते हो ये आपने समझ लिया। लेकिन एक चीज आपने देखी कि इसमें दो मान ऐसे थे जिन्होंने इस बहुपद को 0 कर दिया है, एक तो ये और एक ये, इसका मतलब एक तो ये और एक ये दो मान ऐसे हैं जिन्होंने बहुपद को 0 कर दिया। ध्यान रखो, बहुपद के शून्य की परिभाषा हो गई, किसी भी बहुपद के लिए चर का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे। किसी भी बहुपद के लिए चर का ऐसा मान जो बहुपद के कुल मान को शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्य को होता है। इसका मतलब 2 और 3 ऐसे मान हैं, इसका मतलब 2 और 3 ऐसे मान हैं
इस बहुपद का मान शून्य कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 इस बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक की परिभाषा हो गई। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? चर के ऐसे मान जो बहुपद में रखे जाने पर उसका मान शून्य कर दें, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जीरोज यानी कि जिनसे मान 0 हो जाएगा, बहुपद का मान 0 कर दिया, यानी कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक जो होंगे, वो क्या होंगे? शून्यक होंगे 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 पे मान शून्य हुआ है, तो इसका मतलब इसके शून्यक जो होंगे वो 2 और 3 होंगे। अब आप समझ रहे हैं शून्यक क्या होगा? बहुपद के शून्यक का मतलब होगा कि बहुपद के मान को 0 कर देने वाले मान, वो बहुपद के शून्य, वो बहुपद के जीरोज। तो किसी भी बहुपद के लिए अगर उसका मान 0 कर दे, अभी हम निकालने के तरीके देखेंगे, ये तो हमने मैनुअल तरीके से काम किया है। अभी हम बहुपद के जीरोज निकालने का अभी हम तरीका देखेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि बीजीय राशियां, बीजीय व्यंजक, बहुपद में भी घात वाले, एक घात वाले जो रैखिक कहलाएंगे, दो घात वाले जो द्विघात कहलाएंगे, तीन घात वाले जो त्रिघात कहलाएंगे, उनको समझना। फिर बहुपद के अलग अलग मानों पर, चर के अलग अलग मानों पर बहुपद के मान निकालना, और फिर वहां पर बहुपद के ऐसे मान को देखना जिन मानों से वो शून्य हो गया है, उसको हम कहेंगे बहुपद के शून्यक। और ध्यान रखो, बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका अपना पर्टिकुलर एक काम होता है, पर्टिकुलर अपने एक संबंध होता है। मैं उन बहुपद के शून्यकों को, देखिए मैं अब आपको प्रश्न परीक्षा में जैसे जो आते हैं, ये आपने अवधारणाएं समझी है, परीक्षा के प्रश्नों की ओर मैं आपको घुमाने वाला हूं। ध्यान रखो, जैसे प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आ गया, देखो समझो परीक्षा के दृष्टिकोण से, पहले रैखिक का समझो। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 4 के शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक, और के शून्यक क्या होंगे? तो आप इसका मतलब ये है कि पी एक्स का मान 0 चाह रहा है, मतलब पी एक्स का मान, बहुपद का मान 0 हो जाए, ऐसा कौन सा मान है? और पी एक्स का मान 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 का मान, इस x माइनस 4 का मान 0 हो जाए, और इससे x बराबर आता है 4। इसका मतलब x बराबर 4 जो है वो इसका शून्यक है। किसी भी बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए शून्यक बड़े आराम से मौखिक निकल आता है। x माइनस 4 में x का मान क्या रखें कि मान 0 हो जाए, तो x का मान 4 रखेंगे, तो 4 ऋण 4। अगर मान लीजिए ये होता क्वेश्चन, अगर ये होता कि पी एक्स बराबर 3x धन, पी एक्स बराबर 3x धन 6, पी एक्स बराबर 3x धन 6 का शून्यक निकालो, तो इसमें क्या करना है आपको? इसका शून्यक कैसे आएगा? इसका शून्यक आएगा, पी एक्स का मान ये 0 करवाना चाह रहा है, इसका मतलब ये 3x धन 6 का मान 0 करवाना चाहता है, इसका मतलब 3x बराबर ऋण 6 आएगा। इसका मतलब x बराबर ऋण 6 बटा 3, यानी कि x बराबर ऋण 2 आएगा, ऋण 2।
तो x बराबर ऋण 2 जो है, x बराबर ऋण 2 इस रैखिक समीकरण, इस रैखिक व्यंजक का, रैखिक बहुपद का, ध्यान रखो मैंने दोनों शब्दों को कैंसिल किया, मैंने रैखिक समीकरण का उसको हटाया, मैंने कहा रैखिक व्यंजक उसको भी हटाया, रैखिक बहुपद। हम अब शब्द सही बोलेंगे, जहां व्यंजक बोलना है वहां व्यंजक, जहां समीकरण बोलना है वहां समीकरण बोलेंगे। जहां ये बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि एक घात का है, इसका शून्य क्या होगा, शून्य, अरे इसको उठा के 0 के बराबर रख दो, सरल बात है, इसको उठा के 0 के बराबर रख दो, एक्स का मान निकाल लो, 3x + 6 बराबर 0। अब इसको हल करना तो आप जानते हो, 3x बराबर 6 उधर जाएगा ऋण की 6, और 3 से ये कट जाएगा, x बराबर ऋण की 2, तो x बराबर ऋण 2, इसका एक शून्यक है, रैखिक बहुपद का एक शून्यक होगा। लेकिन अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद में अभी मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया, मैं दूसरे एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है कि px बराबर 2x वर्ग ऋण 7x धन 6 के शून्यक क्या होंगे, जैसे ये प्रश्न आ गया। अभी हम एक संबंध भी देखेंगे, शून्यकों का एक संबंध होता है, इसके शून्यक क्या होंगे। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण हमको हल करना आना चाहिए। ये px बराबर करवाना चाह रहा है 0, इसका मतलब ये चाहता है कि 2x वर्ग ऋण 7x धन 6 बराबर 0 हो जाए, ये चाहता है। और हम अभी शून्यक निकालेंगे। ये देखो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हल करने का आपको तरीका आता है। देखो मैं आपको, जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की गुणा में कोई संख्या है क्या, अगर है, अगर नहीं है तो अकेले इसको पकड़ना है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में कोई संख्या है तो फिर इसको इससे पहले गुणा करना है, 2 का 6 से गुणा करना है। अगर नहीं है तो अकेले 6 को पकड़ेंगे। तो 2 और 6 का गुणा कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, 2 और 6 का गुणा आएगा 12, और 12 के आप ऐसे खंड, 12 के खंड करके देखना, 12 क्या होता है, 12 एकम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12। क्या काम कर रहा हूं मैं, 2 काम हो रहे हैं। पहले जो ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको पता है जब आप मानक उससे तुलना करते तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको सबसे पहले सिंपल भाषा में ए और सी का गुणा करना है। ए का मान अगर 1 है तो 1 छक्का 6, यानी कि यही लेना है। अगर 2 है तो 2 छक 12, जो भी ए और सी का गुणा करना है उसको एक तरफ लिखो और उसके सर्व संभव गुणनखंड देखो। और सर्व संभव गुणनखंड होते हैं 12 एकम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12। अब कोई कहे 3 चौक 12 तो ये बात एक ही है, कोई कहे 2 छक 12 तो बात एक ही है। तो सर्व संभव गुणनखंड यही है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि ये जो धन का चिन्ह है, अगर धन का चिन्ह है तो ऐसा जोड़ा देखो जिसमें धन करने पर ये बीच वाला आ जाए, और अगर ये ऋण का है तो ऐसा देखो जिसमें ऋण करने पर ये बीच का आ जाए। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर ये ए और सी का गुणा धन का है तो ऐसा वाला जोड़ा लो जिसका धन करने पर ये आ जाए, और अगर ये ऋण का है तो ऐसा वाला जोड़ा लो जिसका ऋण करने पर ये आ जाए। सरल भाषा से, सबसे सरल भाषा यूज कर रहा हूं। तो आप देखो 6 दूना 12, 12 मान आया, 12 के सर्व संभव गुणनखंड 12 गुणा 1, 6 गुणा 2, 4 गुणा 3। उसमें कौन सा जोड़ा ऐसा है, ये धन है कि धन करने पर 7 आ जाए, 4 और 3 है। तो हम यही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे 2x वर्ग 7x को 4 और 3 में जोड़ेंगे, ऋण के 4x, ऋण के 3x, और धन के 6 बराबर 0। और इसको सरल करेंगे तो 2x कॉमन आएगा, यहाँ से x माइनस 2, यहाँ से ऋण 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 2, x माइनस 2 का एक कोष्ठक कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। और ये बच्चे अच्छे से जानते हैं, जिनका गणित कमजोर है वो अच्छे से समझ लो, लेकिन जिनका गणित अच्छा है वो तो बच्चे समझते ही हैं कि ये एक कोष्ठक है, ये एक कोष्ठक है। कोष्ठक का मतलब ये अपने आप में एक संख्या है, ये अपने आप में एक संख्या है, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। ध्यान रखो, जब दो संख्याओं का गुणा 0 हो, जब दो संख्याओं का गुणा 0 हो
तो उनमें से कोई ना कोई एक हर हालत में जीरो होती है। दो संख्याओं का गुणा जीरो जब तक नहीं हो सकता जब तक या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनको अब अलग अलग रखेंगे, इनको अलग अलग रखेंगे, या तो x ऋण 2 बराबर 0 है या फिर 2x ऋण 3 बराबर 0 है। और अगर x ऋण 2 बराबर 0 है तो इससे x का मान आएगा 2, और 2x ऋण 3 बराबर 0 है तो ऋण 3 उधर जाके धन का 3 हो जाएगा। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 2 और 3/2 ये जो मान आ रहे हैं, ध्यान रखो इसके शून्यक 2 और 3/2 होंगे, 2 और 3/2 होंगे गारंटी से। और 2 और 3/2 आप x का मान 2 इसमें रख दो, x का मान 3/2 इसमें रख दो, गारंटी से बहुपद जीरो हो जाएगा। ये हल करके मान आया है। मैं देखो एक बार चेक करके देखता हूं। px बराबर 2x² माइनस कितना था, -7x + 6, -7x + 6। जीरो क्या निकाले आपने, जीरोज क्या निकाले हैं, एक तो 2 और एक 3/2, एक तो 2 और एक 3/2, यही तो निकाले हैं। एक बार चेक करो कि क्या इसमें दो मान रखने पर जीरो हो जाएगा। P2 का मान कितना आएगा, जहां जहां x आ रहा है वहां 2 रखो। 2 का वर्ग ऋण 7 × 2 धन 6, इसको सरल करोगे तो 2 का वर्ग आएगा 4, ऋण 7 दूना 14 धन 6, 2 चौक 8, 8 और 6, धन के 8 है, धन के 6 14, 14 - 14 बराबर 0। तो P2 पर मान 0 होगा। P का मान 3/2 रखो, P का मान 3/2, तो P 3/2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × x वर्ग यानी कि 3/2 का वर्ग ऋण 7 × 3/2 धन 6 बटे में मान आई। घबराना नहीं है, आप अच्छे से हल कर सकते हो। 2 × 3/2 का वर्ग करेंगे तो 9/4 ऋण, ये कट नहीं रहा है तो 7 21/2 धन 6, 2 से ये कटेंगे 2 बार, ये आपका 9/2 ऋण 21/2 धन 6। आप जब लघुत्तम लेते हो तो मैं इसको उधर लिखता हूं, तो 2 और 2 का लघुत्तम लोगे, 2 और 2 का लघुत्तम आएगा 2, ऊपर आएगा 9 ऋण 21 धन 6। 9 ऋण 21 का मान होगा ऋण के 12/2 धन 6, 2 से 12 कटेंगे, ऋण 6 बार धन 6 बराबर 0। यानी कि x का मान 3/2 रखो, आपका मान 0 हो जाएगा। x का मान 2 रखो, आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो शून्यक है, इसके बहुपद के शून्यक, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के शून्यक आएंगे 2 और 3/2। आप कोई भी प्रश्न ऐसा कर सकते हैं जिसमें शून्यक आपको, अब आपकी जो शून्यक होती है, एक और करूं मैं प्रश्न, एक और उदाहरण कर देता हूं जिससे आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे एक और मैं कर देता हूं, चले प्रश्न है 3x² धन 17x धन 10, है ना, px तो लिख दूं, px ये है क्वेश्चन, और इसके शून्य की ज्ञात करना है कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखो, हमसे ये px का मान शून्य कराना चाहता है, और px का मान शून्य कराना चाहता है। इसका मतलब ये 3x वर्ग धन 17x धन 10 का मान शून्य कराना चाहता है। और ये मान शून्य हो उसके लिए हमको पहले ये काम करना पड़ेगा, a और c का गुणा करना पड़ेगा। a और c का गुणा आएगा 3 धाड़े 30, 30 को इधर लिखो, 30 के गुणनखंड करो, 30 जितने भी संभव हो सकते हैं, 30 एकम 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30 और 5 6 30, वो तो एक ही बात है, 3 धाड़े 30 एक ही बात है। 30 के सब संभव गुणनखंड ही आएंगे। और मैंने कहा था कि ये धन का है, तो ऐसा जोड़ा देखो जो धन करने पर ये बीच वाला पद आ जाए, तो धन करने पर बीच वाला पद आएगा 15 और 2 17, बाकी किसी का योग 17 नहीं आएगा, ये हमको चाहिए 17। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 3x वर्ग
धन 15 और 2 लेना है, धन 15x धन 2x धन 10 बराबर 0। सरल करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, x धन 5 धन 2 कॉमन लेंगे, x धन 5 बराबर 0। यहां से x धन 5 का कोष्टक कॉमन आ जाएगा, x धन 5 दूसरे कोष्टक में 3x धन 2 बराबर 0। यहां से या तो ये 0 या फिर ये 0, क्योंकि दो कोष्टकों का गुणा 0 है, तो या तो x धन 5 बराबर 0 है, तो इससे तो आ जाएगा x बराबर ऋण के 5, x बराबर ऋण के 5, या 3x धन 2 बराबर 0 है, इससे 3x बराबर ऋण के 2 आएगा, इससे x बराबर ऋण के 2/3 आएगा। एक ये मान हो गया, एक ये मान हो गया, 5 और ऋण 2/3, 5 और ऋण 2/3 इसके 0 होंगे। एक घाती समीकरण में तो केवल एक घाती, रैखिक बहुपद में तो केवल पक्षांतरण करके आ जाता है। रैखिक बहुपद में तो केवल पक्षांतरण करके आ जाता है 0। मैंने जैसे कहा कि इसमें तो पक्षांतरण करके आ जाता है 0। जैसे x, इसमें अगर बहुपद का 0 निकालना हो तो p x बराबर 0 चाह रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 5 बराबर 0 चाह रहा है, तो x बराबर 5, इसका मतलब x का मान 5 रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद में तो एक बार में आ जाता है। द्विघात बहुपद के लिए आपको द्विघात हल करना आना चाहिए, और द्विघात हल करना आने का तरीका क्या होता है आपको पता होता है। ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल में समझाया। ए और सी का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसके ऐसे सर्व संभव गुणनखंड करेंगे कि अगर ये धन का है तो उनका जोड़ इतना बीच के बराबर आए, और अगर ये ऋण का है तो उनका घटाव इसके बराबर आए। तो ये बहुपद के शून्यक होते हैं, ये बहुपद के शून्यक निकले, इसके बहुपद के शून्यक। तो प्रश्न ये होता है कि क्या इन शून्यकों में भी कोई संबंध होता है, क्या इन शून्यकों का भी कोई संबंध होता है? तो ध्यान रखो, एक बहुपद के शून्यकों में बड़ा संबंध होता है। बहुपद के शून्यकों में संबंध, शून्यकों का, इसको सही तरीके से लिखो, शून्यकों का, शून्यकों में नहीं, शून्यकों का बहुपद के गुणांकों से संबंध, बहुपद के गुणांकों से संबंध, गुणांकों से संबंध क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताने वाला हूं इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझना है कि बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये बहुपद होता है। और इसमें आपको अच्छे से पता है कि x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक b है, x का गुणांक b है, और अचर गुणांक जो है, अचर गुणांक वो c है। ये आपको पता है। ध्यान रखो, यदि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, ध्यान रखो, अल्फा और बीटा माने जाते हैं, एक्स और वाई इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि एक्स वाई इन टर्म में आता है, इसीलिए अलग से एक संकेत ले लिया अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा कोई घबराना नहीं, अल्फा बीटा यही है, ये जो 5 और ऋण 2/3 है, इसमें एक अल्फा है एक बीटा है, यानी कि एक शून्य को आपने अल्फा का और एक शून्य को आपने बीटा का। तो पहला वाला शून्य जैसे अभी एक और निकाला था ना, कहाँ गया, इसमें ये 2 और 3/2, इसमें ये अल्फा और ये बीटा, यानी कि दो शून्यक जो है, वो शून्यक जो है आपके, अगर वो अल्फा और बीटा है तो एक संबंध होता है, और वो संबंध ध्यान से देखो, ये शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा -b/a के बराबर होगा। -b/a मतलब जो x का गुणांक है
उसे ऋण चिन्ह के साथ लेना है, बटा ए एक्स वर्ग का गुणांक हमेशा इसके बराबर। अभी मैं सिद्ध भी करूंगा, अभी हम सिद्ध भी करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। और दूसरा जो इंपोर्टेंट है, दूसरा इंपोर्टेंट है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, वो हमेशा सी बटा ए के बराबर होगा। सी बटा ए यानी कि सी अचर बटा ए एक्स वर्ग का गुणांक। शून्यकों का योग हमेशा माइनस बी बटा ए यानी कि एक्स वर्ग के गुणांक को ऋण में लिख के बटे एक्स के गुणांक को ऋण में लिख के बटे एक्स वर्ग का गुणांक, और गुणनफल उनका सी बटा ए हुआ। ये संबंध हमेशा चेक भी किया जाता है। आप जब 10th क्लास में जब इस सवालों को करते तो वहां पे आता है कि शून्यक ज्ञात करो और उनका बहुपद के गुणांकों से संबंध चेक करो, जांच करो। हम एक प्रश्न ऐसा करते हैं कि क्या ये संबंध वास्तव में ऐसा होता है, हम एक प्रश्न ऐसा करते हैं और उसके बाद अगली बातें जो हैं वो हमारी चलती रहेंगी। मैं जैसे एक बहुपद लिख देता हूं, जो बहुपद मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं, 4x वर्ग, 4x वर्ग, थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। ऋण 23x धन 15, वो लिखना भूल ही जाता हूं, px बराबर, ये क्वेश्चन है, px बराबर के शून्यक ज्ञात करो तथा गुणांकों से संबंध चेक करो, तथा गुणांकों से संबंध चेक करो। ध्यान रखो, मैं परीक्षा में ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में कभी चेक करने का सवाल आता नहीं है, लेकिन मैं चेक करवा रहा हूं। मैं क्यों करवा रहा हूं? मैं जानबूझ के करवा रहा हूं। मैं जानबूझ के इसलिए करवा रहा हूं कि आपके दिमाग में एक फिल्म बने, आपके दिमाग में एक पिक्चर बने कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम शून्यकों का योग और गुणनफल बिना कुछ किए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? और देखो ऐसा पॉसिबल है। और देखो ऐसा पॉसिबल कैसे है, आप देखो एक बार जो नियम है, आपके शून्यकों का योग यानी कि आपके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। और माइनस बी बटा ए का मतलब कितना आना चाहिए, माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है -23 बटा ए का मान कितना है 4, यानी कि ये तो आना चाहिए 23 बटा 4, यानी कि दो शून्य। अभी आपने शून्य निकाले नहीं है मतलब, लेकिन आपने ये पता कर लिया कि आपके शून्यकों का योग 23 बटा 4 आना चाहिए। और आपके शून्यकों का गुणनफल कितना आना चाहिए बताओ, शून्य का गुणनफल आना चाहिए सी बटा ए, और सी बटा ए देखना, सी कितना है 15 बटा 4, शून्यकों का गुणनफल 15 बटा 4 आना चाहिए। क्या आता है, क्या चेक कर सकते हैं? चेक करेंगे हम तो, हमें पता नहीं, इसको एक तरफ रख दो, फ्रिज में रख दो। हम तो इसको अपना काम करेंगे, जिस तरीके से हम काम करते हैं। क्योंकि पी एक्स बराबर ये 0 चाहता है, इसका मतलब 4x वर्ग ऋण 23x धन 15 बराबर 0 चाहता है। और हमने इस बात को पढ़ा है अभी कि 4 का 15 का गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 60 के जो सर्वसंभव गुणनखंड होंगे वो 60 एकम 60, 30 दूना 60, 20 तिय 60, 15 चौक 60, 10 छिक्का 60, और 7 में 8 में 9 में 10 में, हाँ 10 में 6 60 ये होते हैं। और ये देखो धन है तो कौन सा जोड़ा लेना है जिसका योग 23 आ रहा हो? कौन सा जोड़ा है? इसका योग 61 आएगा, इसका 32 आएगा, इसका 23 आएगा, इसका 19 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका आ रहा है 23। तो इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर ऋण 20x ऋण 3x धन 15 बराबर 0। सरल करेंगे, 4x कॉमन लेंगे, x ऋण 5 ऋण 3 कॉमन लेंगे, x ऋण 5 बराबर 0, x ऋण 5 दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 3 बराबर 0। और अब तो मैं डायरेक्ट, अब तो आप लेना सीख गए हैं, अब तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x बराबर एक तो आएगा 5 और एक आएगा ऋण के 3 उधर जाएंगे तो धन के 3 बटा 4।
x बराबर 5 और 3/4। तो एक तो ये हो गया शून्य की ये, एक शून्य हो गया ये, यानी कि एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, इसको मान लो बीटा। आप चेक करो, आपने इसको तो फ्रिज में रख दिया, इसका तो पता ही नहीं है, आप अपना चेक करो, अपना चेक करो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 5+3/4 बटा 1 करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 3 23, 23/4 आ रहा है। 23/4 कब आ रहा है, आपने जब निकाले हैं, निकालने के बाद उनको जोड़ के देखा है 23/4। देखे क्या अल्फा प्लस बीटा आपका 23/4 था क्या, बिना हल किए जो आपने निकाला था सूत्र से, अल्फा प्लस बीटा 23/4 था। अल्फा बीटा निकालना, आप अपना अल्फा बीटा निकालना, अल्फा बीटा जो आपने अल्फा और बीटा निकाले हैं 5 और 3/4, 5 गुणा 3/4, 5 3 15/4। क्या अल्फा बीटा गुणनफल 15/4 आ रहा था, क्या अल्फा बीटा 15/4 आ रहा था, 15/4। एक संबंध होता है गुणांकों में, जो गुणांक होते हैं और जो शून्यक होते हैं, और वो संबंध होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शून्यकों का योग हमेशा -b/a होगा, शून्यकों का गुणनफल हमेशा c/a होगा। बीज गणित में ये जो बहुपद वाला अध्याय है, बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी चीज आपको देखनी समझनी होती है, और हर तरीके से हर बात को जब आप अच्छे से समझते हो, मैं एक बार फटाफट स्लाइडों का रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बातें हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी, और कुछ बातों मैंने कहा जड़ से समझाना है, मुझे जड़ से समझाना है। मैं हर बात को बड़े ऐसे समझाना चाहता हूं कि बच्चों के दिमाग में, हमको बहुपद समझना है, बहुपद डायरेक्ट नहीं समझेंगे, उससे पहले बीजी व्यंजक समझना है, वो भी नहीं समझेंगे, हम पहले बीजी राशियों को समझेंगे। बीजी राशियां जो एक्स वाई जेड के तौर पर होती है, जो अज्ञात होती है, जो अलग अलग जगह अलग अलग मान होता है। एक्स का मान किसी जगह 5 निकलेगा, किसी जगह 12 निकल रहा है, किसी जगह ऋण में, किसी जगह धन में, किसी जगह 0, इसका मतलब बदलने वाला है, इसका मतलब चर है, इसका मतलब वेरिएबल है। ये अचर, ये चर होते हैं, ये अचर होते हैं, जो कांस्टेंट है, जो सब जगह एक, तो सब जगह एक है। आप कहीं भी ले जाओ, आप उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, अमेरिका, लंदन, कहीं भी ले जाओ, एक तो एक रहेगा, 5 5 रहेगा। ये आपके चर अचर का कॉन्सेप्ट होता है। तो चर अचर क्या होती है, फिर बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होंगे, जिसमें कुछ बीजीय राशियां होंगी, कुछ अचर राशियां होंगी, और उनके बीच में कुछ संक्रिया होगी। तीन चीज हो गई, बीजी राशियां हो, अचर हो, और कुछ संक्रिया जोड़ घटाओ गुणा भाग हो, व्यंजक बन गया, वो व्यंजक होगा। और ऐसे व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, चर की घात पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 हो, रूट में ना हो, बटे में ना हो, पॉइंट में ना हो, वो सब बहुपद होंगे, वो सारे बीजी व्यंजक बहुपद होंगे, जहां पे चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमने जैसे इनको बहुपदों को देखा, और इन बहुपदों में भी हमने एक घात वाले, दो घात वाले, तीन घात वाले देखे, और फिर हमने इस बात को यहाँ डिक्लेयर किया कि जो एक घात वाले बहुपद होती है, जिनमें चर की घात एक होती है, केवल एक घात, एक होना जरूरी है, दो घात वाला नहीं हो, एक घात हो, तीन घात वाला नहीं हो, केवल एक घात हो, वही रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो रैखिक बहुपद होगा, ये हमने जैसे कहा ये सारे रैखिक हैं, एक्स, एक्स धन 5, 3x धन 11, केवल एक्स, ये सारे रैखिक हैं। ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की घात 2 हो गई, ये द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद हमने किसी भी बहुपद में इसको लिखा, इसमें कंडीशन लिखी कि ए एक्स प्लस बी के रूप में होगा, ये मानक रूप है, जहां ए 0 नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा, जहां पे ए बराबर 0 नहीं हो सकता। त्रिघात ए एक्स क्यू धन बी एक्स वर्ग धन सी एक्स धन डी, जहां पे ए 0 नहीं हो सकता। पद अधिकतम 4, अधिकतम 3, अधिकतम 2, अधिकतम है, ध्यान रखो, अधिकतम बोले अधिक से अधिक 4 हो सकते, 3 रह जाए, 2 रह जाए, ये हटा दो 3 रह जाएंगे, ये भी हटा दो 2 रह जाएंगे, ये भी हटा दो 1 रह जाएगा, पर एक तो रहेगा, और जो रहेगा वो घात, 3 घात वाले में 3 वाला, 2 घात वाले में 2 वाला, 1 घात वाले में 1 वाला। तो ये हमने देखा है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल ये किए, द्विघात बहुपदों को शून्यक की अवधारणा पड़ी। शून्यक ऐसे मान जिन पर मान 0 हो जाए, ऐसे मान जिन पर मान 0 हो जाए। शून्यक, किसी भी बहुपद के शून्यक चर के वो मान होते हैं जो बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ये मैंने परिभाषा लिखी है, और फिर निकालने के तरीके मैंने आपको बताए। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि इस खंड में जितनी मैंने
जड़ से विस्तार से। बीज गणित आपकी समझ में ऐसे आना चाहिए, लेकिन वो समझ में ऐसे तब आएगा जब आप जम के अच्छे से ढंग से उनको पकड़ोगे। मैं हर बीज गणित के हर वीडियो में मैं चाहूंगा कि आपकी ऐसे ही नीचे से जड़ से समझ लेकर के चलो, हर बात आप ऐसे समझ लीजिए। सिलेबस के अगले खंडों में हमारी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।